Dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about Helianthus. This is the third oil crop of your paper 2nd unit 5th of BSc second year. So Helianthus annuus from the family Asteraceae, जिसे आप sunflower या सूरजमुखी के नाम से जानते हैं. तो सूरजमुखी के पौधे के जो बीज हैं उन बीजों से तेल निकाला जाता है और वो तेल हम विभिन्न उपयोगों में काम में लेते हैं. इस पौधे का बॉटनिकल नेम हेलियंथस एनुअस है और हेलियंथस शब्द आया है हिलियोस से. हिलियोस शब्द का तात्पर्य है सन, तो सूरज की ओर, इस वजह से इसे हेलियंथस नाम दिया गया. हेलियंथस एनुअस, एस्ट्रेसी फैमिली, ये आपने पढ़ी है. इसे सूरजमुखी कुल भी कहते हैं. इसका पुराना नाम कंपोजिटी था. और एस्ट्रेसी फैमिली के कई पौधे जैसे ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस है, इसके अलावा एजेरेटम है, कई सारे ऐसे पौधे हैं जो आप एस्ट्रेसी फैमिली के पढ़ेंगे. मोस्टली आप इसे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के रूप में भी जानते हैं और कई सारे मेडिसिनली इंपॉर्टेंट एस्ट्रेसी फैमिली के पौधे हैं. पर आज जो हम पौधा पढ़ रहे हैं वो है सूरजमुखी, जो ऑर्नामेंटल क्रॉप तो है ही, परंतु साथ में इससे हम तेल भी निकालते हैं. नाउ अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. दिस प्लांट इज नेटिव टू पेरू एंड मैक्सिको और यूजुअली नॉर्थ अमेरिका में भी इसे ग्रो किया जाता है. भारत की अगर बात करें तो भारत में कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा में कुछ मात्रा में इसकी खेती की जाती है. एंड सनफ्लावर क्रॉप, it ranks at 4th position at world level in total production after palm, soybean and oilseed rape. Now what are the botanical characteristics of this plant? तो ornamental herb के रूप में, जैसा मैंने पहले ही कहा, इस प्लांट को ग्रो किया जाता है. और जो ये येलो रंग का इसका फ्लावर जिसे आप कहते हैं, जो रियल में फ्लावर नहीं है, वह है बॉटनिकली अगर हम देखें तो दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. वो इसका पुष्पक्रम है और इसके पुष्पक्रम को कहा जाता है कैपिचुलम. कैपिचुलम जिसे मुंडक पुष्पक्रम हिंदी में कहते हैं. और इसके जो मुंडक पुष्पक्रम है, इसके अंदर दो प्रकार के फ्लोरेट्स उपस्थित होते हैं. पहला रे फ्लोरेट, दूसरा डिस्क फ्लोरेट. डिस्क फ्लोरेट सेंटर में होते हैं, केंद्र में लगने वाले फूल होते हैं, और रे फ्लोरेट परिधि पर लगने वाले पुष्पक हैं जिसे अर्पुष्पक के नाम से भी जानते हैं. और इसकी डिटेल्स में आप एस्ट्रेसी फैमिली पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स मिलते हैं. तो ये इसका जो इतना बड़ा आप येलो रंग का फ्लावर जैसा देख रहे हैं वो बेसिकली इसका पुष्पक्रम है. इसमें इंफीरियर ओवरी मिलती है और इंफीरियर ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है. यूजुअली इसमें बेसल प्लांटेशन देखने को मिलता है. और इसके जो फ्लावर हेड्स या जो कैपिचुलम पुष्पक्रम है, इट इज हाईली एडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन. क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल फ्लोरेट को देखें, आप एक रे फ्लोरेट को देखें या एक डिस्क फ्लोरेट को निकालें तो उसकी तरफ कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा. परंतु कंप्लीट पुष्पक्रम की तरफ देखें तो वो पुष्पक्रम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए. और जब परागण हो जाता है उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है ओवरी में और वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और इसके फ्रूट को कहा जाता है सिप्सेला. सिप्सेला फ्रूट, उसके अंदर एक बीज मिलता है, सिंगल सीडेड फ्रूट होता है और इसके साथ में सिप्सेला के ऊपर पेपुस दिखते हैं. पेपुस जो सफेद बारीक रोम के समान संरचना होती है, जिसे आप जब इसके पुष्प के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब इसका बाह्यदल पुंज जो होता है यानी कैलिक्स जो होता है वो पेपस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट पेपस हेल्प्स इन एयर डिस्पर्सल ऑफ दिस फ्रूट. अर्थात हवा के द्वारा वो हल्का होने के कारण इजीली उसका प्रकीर्णन संभव हो सकता है. और बीजों के इस प्रकीर्णन के मेथड को पैराशूट मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है. नाउ अबाउट इट्स कल्टीवेशन. Any alkaline to sandy soil is good for this, having humus, but acidic soil इसकी cultivation खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है. And it needs a good deal of rainfall of about 75 to 125 सेंटीमीटर. वार्षिक वर्षा का औसत इसके लिए उपयुक्त रहता है. और इसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता भी होती है, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. NPK का फर्टिलाइजर खाद के रूप में उसमें खेत में दिया जाना अच्छा रहता है. क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड इन अबाउट 100 days. तो 100 दिन में इसकी क्रॉप तैयार हो जाती है. नाउ द सनफ्लावर ऑयल इज ऑफ सेमी ड्राइंग नेचर. तो ये अर्धशुष्क प्रकार का तेल है विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन ड्राइंग
एंड नॉन ड्राइंग ऑयल, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था. द सेमी ड्राइंग ऑयल विच अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन very slowly and it form soft film even after the long exposure in the air. और यह लिनोलिक और दूसरे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होता है. इसमें लिनोलेनिक एसिड नहीं मिलता है और इसका आयोडीन नंबर वेरी करता है फ्रॉम अबाउट 100 to 130. Now about oil content. Its seeds contain about 35 to 42% oil और naturally it is rich in linoleic acid and consequently it is poor in oleic acid. तो लिनोलिक एसिड की मात्रा 55 से 70% तक मिलती है, जबकि ओलिक एसिड की मात्रा 20 से 25% ही मिलती है. एंड दिस ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसे पूफा के नाम से जाना जाता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं. वो अप्रॉक्सीमेटली 31% इसके अंदर मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई भी मिलता है, यानी पर 100 ग्राम पे 37.8 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है. और इसके और भी कई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं. देर आर वेरी न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सम प्रोटीन्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, फाइबर्स एंड वेरियस मिनरल्स लाइक सेलेनियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन. एंड उसके अलावा विटामिन भी, जैसे ई तो मिलता ही है, उसके साथ में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी इसमें पाए जाते हैं. इसके साथ इसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्लेवोनॉइड्स. तो फ्लेवोनॉइड्स में हिलियानॉन मिलता है, क्वेरसेटीन, कैम्फेरॉल, ल्यूटोलिन, एपिजेनिन. दे आर वेरी हेल्थ बेनिफिशियल फाइटोकेमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन इट्स ऑयल. इसके अलावा फिनोलिक एसिड्स मिलते हैं, जैसे कैफिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, कैफियोक्लिनिक एसिड, गैलिक एसिड, प्रोटोकैटेचोइक एसिड, कुमेरिक एसिड, फेरोलिक एसिड एंड साइनेपिक एसिड्स. इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइटोस्टेरॉल कंपाउंड्स भी मिलते हैं, कुछ मात्रा में एल्कलॉइड्स मिलते हैं, टेनिन्स मिलते हैं, सेपोनिन्स मिलते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी मिलते हैं, टर्पीन्स और स्टीरॉइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं. नाउ अबाउट द यूजेस ऑफ दिस सनफ्लावर ऑयल. वैसे सनफ्लावर के जो बीज होते हैं, बीजों को रोस्ट करके या ऐसे नमक लगा करके सॉल्टेड करके स्नैक्स के रूप में यूज में लिया जाता है. सो द सीड्स आर यूज्ड एज अ रोस्टेड और सॉल्टेड स्नैक and also for garnishing salad and also in some bakery goods. और इसके अलावा ये जो ऑयल है एक्सीलेंट सलाद ऑयल के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है. जैसे कोकोनट ऑयल को भी सलाद ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं, वैसे सनफ्लावर ऑयल को भी सलाद ऑयल के रूप में यूज़ में लिया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्जरीन्स एंड लार्ज सब्सटीट्यूट्स. इट्स फूड एंड मेडिसिनल वैल्यू इज सिमिलर टू द ऑलिव ऑयल एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट ऑयल फॉर मेकिंग वनस्पति घी. तो वनस्पति घी बनाने के लिए मूंगफली के तेल के बजाय इसको भी प्रयोग में लिया जाता है. एंड ऑयल केक इज यूज्ड एज अ कैटल फीड. तो जो बचा हुआ ऑयल केक रह जाता है वो पशुओं को खिलाने में यूज में लिया जाता है. एंड एज वी नो दैट इट इज अ सेमी ड्राइंग ऑयल, स्टेबल है, इस वजह से इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेंट, वार्निशेस एंड सोप. साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. सनफ्लावर सीड, it is high in the sulfuric amino acids, so its meal is widely used as both livestock and pet feed. तो पशुओं को खिलाने के लिए इसके बीजों को दिया जाता है और लो फैट कंटेंट है इसके अंदर. That's why it is ideal as a cooking medium for heart patients because it is easily digestible and does not increase cholesterol. It is also used in ethnomedicine for treating heart disease, bronchial, laryngeal and pulmonary infections. जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो कफ में, कोल्ड में, सर्दी खांसी में, इवन इन वूपिंग कफ में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है. और कई साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिससे पता चला है दैट इट पजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज. तो सनफ्लावर ऑयल जो एक सेमी ड्राइंग ऑयल है जो हेलियांथस एनुअस पौधे के बीजों से निकाला जाता है और यह पौधा एस्ट्रेसी फैमिली का पौधा है. सो विद दिस वी एंड ऑयल क्रॉप्स. फर्स्ट वी स्टडीड एरेकिस, सेकंड कोकस एंड थर्ड इज हेलियांथस, अर्थात मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी. इन ऑयल क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज बेवरेजेस. थैंक यू वेरी मच.